हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने वाला हूं और उसको बोलते हैं स्टाफ नोटेशंस। तो दुनिया में लगभग 90% गिटारिस्ट ऐसे होते हैं जिनको टैब्स तो पढ़ने आते हैं बट उनको स्टाफ नोटेशंस का आइडिया नहीं होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको स्टाफ नोटेशंस के बारे में समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप उन नोटेशंस को अपने गिटार पर अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप आप लोग इस वीडियो को देखने के लिए काफी एक्साइटेड होंगे। तो अगर स्टाफ नोटेशंस अच्छे से समझने हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए एंड बिफोर दैट मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सो गाइस, बिफोर वी प्रोसीड ऑन स्टाफ नोटेशंस, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि स्टाफ नोटेशन समझने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये सब समझने के बाद आप किस तरीके से एज अ म्यूजिशियन आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले तो स्टाफ नोटेशन जो होता है वो एक म्यूजिकल लैंग्वेज होती है। अगर आपको स्टाफ पढ़ना आता है तो आप किसी भी अच्छे म्यूजिशियन के साथ बहुत इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो टैब्स को आप एक पेपर मैप समझ सकते हैं जिसको देख देख के आप अपने आप से ही किसी डेस्टिनेशन पर जा सकते हैं। लेकिन स्टाफ नोटेशंस को आप गूगल मैप समझ सकते हैं क्योंकि गूगल मैप हमको सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि किसी भी डेस्टिनेशन पर जाने के लिए हमको कितना टाइम लगेगा, किस रूट पर सबसे कम ट्रैफिक है। तो ये सब चीजें हमको गूगल मैप देता है। तो स्टाफ नोटेशन हमको म्यूजिकली सारी इंफॉर्मेशन देता है, जैसे कि टैब्स के ऊपर हमको टाइमिंग नहीं पता चलती, बस गिटार के फ्रेट्स पता चलते हैं। बट स्टाफ नोटेशन हमको फ्रेट्स नहीं बताता, बट ये बताता है कि कौन सा नोट आपको प्ले करना है और किस टाइमिंग पर प्ले करना है, कहां पर आपको प्रॉपर रेस्ट लेने हैं, कहां पर आपको नोट्स को कनेक्ट करके प्ले करना है। ये सब चीजें हमको स्टाफ नोटेशन बताता है। सो गाइस, ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो आप स्टाफ नोटेशन समझकर अचीव कर सकते हैं एंड एज अ होल एक बहुत बेटर म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो अब देरी ना करते हुए मेरे व्हाइट बोर्ड पर आते हैं एंड मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से हम स्टाफ नोटेशन को बोर्ड पर बना सकते हैं या फिर पेपर पर बना सकते हैं। सो गाइस, अब इस बोर्ड के ऊपर मैं बनाने वाला हूं स्टाफ नोटेशंस। तो सबसे पहले उसके लिए हमको 5 लाइंस बनानी होती हैं और अब ये ध्यान रखिएगा कि जो भी 5 लाइंस हम बनाएंगे उनके बीच में सेम गैपिंग होनी चाहिए। ये मैंने बिना किसी स्केल के बनाया है, इसलिए थोड़ा सा गैप ऊपर नीचे हो गए हैं। तो अभी मैं ये यहाँ से रब कर दूंगा और इधर एंड में आके इसको ज्वाइन कर दूंगा। सो गाइस, ये जो मैंने 5 लाइंस बनाई हैं इनको टेक्निकली स्टाफ में बोलते हैं लेजर लाइंस। सो गाइस, अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोटिस करने वाली है और याद रखने वाली भी है कि ये जो हमारे लाइंस होते हैं ये गिटार के स्ट्रिंग्स नहीं है, ये हमारे नोट्स होते हैं। अब ये नोट्स कैसे कैसे होते हैं, हमारी जो सबसे नीचे वाली लाइन है वो होती है ई के ऊपर जो लाइन है उसको बोलते हैं जी के ऊपर होती है बी के ऊपर डी और डी के ऊपर एफ। अब एक चीज और नोटिस करनी है कि यहाँ पे ये जो गैप्स हैं ये हमारे गैप्स नहीं है, ये कोई खाली एरिया नहीं है, ये भी हमारे नोट्स होते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर ऐसे कोई नोट बनाया तो इट मीन्स यहाँ पे मैं कुछ नोट प्ले करूंगा जिसका नाम होता है एफ। तो वो नोट्स हैं एफ, ए, सी और ई। अगर आप नोटिस करेंगे तो ये जो मैंने जितने भी अल्फाबेट्स और नोट्स लिखे हैं ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही हैं। सबसे पहले ई, फिर एफ, जी, ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो आपने देखा होगा कि एफ यहाँ पे भी है, इधर भी है, ई इधर भी है, इधर भी है। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ई है वो बस इधर नहीं होगा, वो ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। इट मीन्स हमारे जो लेजर लाइंस हैं वो हम नीचे भी बना सकते हैं और ऊपर भी बना सकते हैं इस तरीके से। अब नीचे और ऊपर की लेजर लाइंस का मीनिंग क्या होता है कि जितना आप नीचे जाएंगे उतना आप अपने इंस्ट्रूमेंट के लोअर पिचेस पे जाएंगे और जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आप अपने इंस्ट्रूमेंट के हायर पिचेस पे जाएंगे। अब ये याद कैसे करना है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक इंस्टेंट में देखने के लिए। तो सबसे पहले ई से आप याद करिए एवरी गुड बर्ड डज फ्लाई, एवरी गुड बर्ड डज फ्लाई, और FACE अपना चेहरा फेस। सो आई होप आपको लेजर लाइंस और जो गैप्स के नोट्स हैं वो समझ आ गए होंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि इन नोट्स को हम अपने इंस्ट्रूमेंट या फिर अपने गिटार पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और कैसे उसको देख सकते हैं। बिफोर दैट मैं आपको एक और चीज़ अब बताऊंगा जिसको बोलते हैं क्लेफ्स। क्लेफ्स मतलब हमारे जो पूरा रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हम लोग मेजरली 2 तरह के क्लेफ्स यूज करते हैं। एक होता है ट्रेबल क्लेफ, TREBLE, और एक होता है बेस क्लेफ। तो ट्रेबल क्लेफ आपने टॉम एंड जेरी टाइप कार्टून्स में बहुत देखा होगा, अभी मैं बनाऊंगा तो आपको रिकॉल हो जाएगा इस तरीके से। सो इसको बोलते हैं ट्रेबल क्लेफ। ट्रेबल क्लेफ उन सब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होता है जिनकी हाई पिच होती है, फॉर एग्जांपल गिटार या फिर पियानो या फिर वायलिन। तो इन टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको ट्रेबल क्लेफ के ऊपर रिप्रेजेंट किया जाता है। जो दूसरा क्लेफ होता है बेस क्लेफ, वो उन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बनाया जाता है जिनकी पिचेस लो होती हैं, जैसे कि बेस गिटार या फिर आपने देखा होगा चेलो जिसको इस तरीके से बैठ के बजाया जाता है, या फिर उससे बड़ा इंस्ट्रूमेंट जिसको डबल बेस बोलते हैं। तो उन टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स के लिए हम बेस क्लेफ यूज करते हैं। तो बेस क्लेफ कुछ इस तरीके से बनाया जाता है ऐसे, और इसके पीछे 2 डॉट लगाए जाते हैं। तो बेस क्लेफ का जो हमारा लेजर लाइंस होती हैं वो शुरू होती है जी से ई की जगह, और उसके अकॉर्डिंग हमारे नोट्स ऊपर बढ़ते रहते हैं। तो हम लोग बेस क्लेफ की बात नहीं करने वाले हैं क्योंकि हमारा जो गिटार है वो ट्रेबल क्लेफ इंस्ट्रूमेंट है, तो इसीलिए हम डिस्कस करेंगे सारा आज ट्रेबल क्लेफ के अकॉर्डिंग। सो गाइस, अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि म्यूजिक में हमारे पास किस किस टाइप के नोट्स होते हैं, उनके क्या क्या सिंबल्स होते हैं और उनकी क्या क्या टाइमिंग होती है और कितने काउंट्स पर वो सिंबल्स बजते हैं। सो ये मैं लिख रहा हूँ नोट का नाम,
सबसे पहले हमारे पास जो नोट होता है वो होता है होल नोट। अब होल नोट का मतलब क्या है, उसका ये सिंबल होता है, एक ओवल होता है जिसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया गया, ठीक है। अब इसके काउंट्स होते हैं 4 काउंट्स का मतलब कि सपोज मैंने फर्स्ट काउंट पे अपना कोई भी नोट प्ले किया और उसको 4 नोट्स तक मैंने सस्टेन रखा, मतलब बीच में कुछ नहीं बजाया, तो उसको बोलेंगे होल नोट। तो अगर मैं कोई कॉर्ड बजाता हूँ 1 पे तो इस तरीके से होगा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो मैंने नोट बजाया इसको बोलेंगे होल नोट। ये लीड की फॉर्म में भी हो सकता है और कॉर्ड की फॉर्म में भी, जैसे कि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये जो मैंने 2-3 नोट्स बजाए इनको हम बोलते हैं होल नोट्स, क्योंकि मैंने इनको 4 काउंट्स तक सस्टेन रखा। अब मैं आपको अगले नोट्स लिख के दिखाऊंगा और उन सबको एक साथ बाद में प्ले करके दिखाऊंगा। सपोज ये हमारी रिदम है 3 एंड 4 एंड, तो मैंने अगर होल नोट यहाँ पर लिखा तो इट मीन्स 4 काउंट तक अब मैं कुछ नहीं बजाऊंगा, अब वो बजेगा नेक्स्ट 1 काउंट से। नेक्स्ट आता है हाफ नोट। हाफ नोट में हम इसी सिंबल के साथ एक डंडा ऐड कर देते हैं इस तरीके से, और जो भी मैं नोट नीचे लिखता रहूंगा वो उसके प्रीवियस नोट से उसका काउंट आधा होता रहेगा। तो हाफ नोट के काउंट्स हो जाएंगे 2। अब इसको कैसे प्ले करेंगे 1 2 3 4। अगर 1 पे मैंने एक हाफ नोट लिया तो अब नेक्स्ट हाफ नोट आएगा 3 पे, क्योंकि वो 4 की जगह पिछला वाला नोट हो गया 2 काउंट्स का, तो 1 से लेके 2 और फिर 3 से लेके 4। तो हाफ नोट के बाद आता है क्वार्टर नोट। अब क्वार्टर नोट में क्या करते हैं, यही सेम चीज हाफ नोट वाली बनाएंगे और इस ओवल के अंदर कलर भर देंगे। अब इसके काउंट क्या हो जाएंगे, 2 का हाफ क्या होता है 1। तो अगर मैं 1 2 3 4 अपनी रिदम लिखता हूँ तो 1 पे क्वार्टर नोट बजेगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे और फिर 4 पे। नेक्स्ट होता है 8th नोट। सेम क्वार्टर नोट की तरह बनता है, बस लास्ट में कैसे डंडी लग जाती है। अब इसके काउंट हो जाएंगे हाफ। इट मीन्स ये 1 पे भी बजेगा, 1 एंड पे भी बजेगा, 2 पे भी बजेगा, 2 एंड इस तरीके से ये प्लेस हो जाएगा। अब जब भी 2 8th नोट्स एक साथ लिखे जाते हैं ऐसे, तो जो आगे वाला 8th नोट होता है उसका जो ऊपर ये स्टेम होता है इसको पीछे कर देते हैं, इसलिए मैंने ये इस तरीके से ज्वाइन किया। सो गाइज, आई होप आपको अभी तक ये चीजें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से हर एक नोट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। सो गाइज, अब फिर से हम लेजर लाइंस बनाएंगे और अब इन नोट्स को इन लेजर लाइंस पर प्लेस करके देखेंगे एंड ये देखेंगे कि गिटार पर हम इनको कैसे समझ सकते हैं। अब मैंने बोला था कि ये ई है, G B D F और ये है F A C E। तो ऊपर मैं नोट्स बना रहा हूँ और नीचे हम लोग देखेंगे कि गिटार पर किस तरीके से इसको हम प्लेस करेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हम इधर अपना एक नोट रखेंगे। सपोज वो है हमारा होल नोट। अब होल नोट मैंने यहाँ रखा तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो 4 का काउंट है, सपोज यहाँ तक है, मतलब 1 2 3 4, तो हमारा जो अगला नोट बजेगा वो इस फर्स्ट बार के बाद बजेगा। तो अब ये तो हो गया हमारा ई नोट। अब ये कैसे पता चलेगा कि गिटार पर ये ई कहाँ है, तो आप बस एक चीज याद रखिएगा कि हमारा जो 5th स्ट्रिंग पर 7th फ्रेट होता है ये वो वाला ई है। तो ये जो हमारी साउंड आई है वो इस ई की साउंड आई है। इट मीन्स कि ये हमारी जो पिच है वो इस लेजर लाइन को रिप्रेजेंट करती है। अब इसके साथ सेम ई हमारा और भी पोजीशंस पे है, मतलब सेम पिच वाला। तो ये जो ई है ये हमारा हमें इधर भी मिलता है, जो 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट है, सेम पिच है। अगर आपको हायर पिच देखनी है तो वो आपको मिलेगी इधर, 3rd स्ट्रिंग 9th फ्रेट। अब पिच का डिफरेंस फील हुआ होगा बट यहाँ नहीं हुआ। तो आपका जो 4th स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट है वो भी यही ई है। इसके साथ एक और मिलेगा, वो है आपका 6th स्ट्रिंग का 12th फ्रेट। देखना सेम पिच है, ठीक है, सब में सेम पिच है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई भी नोट मिल रहा है तो आप इन तीनों में से कोई भी प्ले कर सकते हैं। बट इनकेस अगर आप कोई एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें नीचे टैब्स भी लिखे होते हैं। अगर टैब में 4th स्ट्रिंग पर 2nd फ्रेट है तो आपको वो ही बजाना है, आपको ये नहीं बजाना, वरना आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। अब नेक्स्ट ई कौन सा था हमारा, ये वाला FACE, गलती से F लिख दिया। तो ये हमारा जो ई है वो हो जाएगा हायर पिच वाला, मतलब कि नेक्स्ट ऑक्टेव। तो यहाँ से अगर मैं नेक्स्ट ऑक्टेव देखूं तो वो ये होता है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और वापस ये ई। तो यहाँ से बजाते बजाते हम लोग ऊपर चले गए। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी हमारी पिच इंक्रीज होती जाएगी और जितना नीचे आते रहेंगे उतनी पिच हमारी डिक्रीज होती रहेगी। तो इसी तरीके से अगर हम इस ई के ऊपर नेक्स्ट ऑक्टेव देखेंगे तो वो कहाँ होएगा, तो ये जो आपका ई है ये नेक्स्ट ई इधर वाला हो गया। तो अगर आप अब इस ई और इस ई के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो आपको पिच का कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा, जैसे कि सेम पिच, ठीक है। इसी तरीके से हमको यहाँ पे भी मिलेगी और वो होगी आपका 4th स्ट्रिंग पर 14th फ्रेट।
ठीक है, तो ये जितने भी ई हैं वो हमारे ये वाले ई हैं। सो आई होप आपको अभी तक ये चीज समझ आ गई होगी। सो गाइस, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि ये तो ई हमको पता चल गया, ये वाली लेजर लाइन। अब हमारा जो सबसे ऊपर ई है, जो लोएस्ट ई है गिटार पर, ये कहाँ पे होगा लेजर लाइन में? तो ये ट्रिक मैं अब आपको समझाने वाला हूँ, इसको जरूर देखिएगा अगर आप बहुत इजीली स्टाफ नोटेशन को ऊपर नीचे समझना चाहते हैं। तो अब जो लोअर ई है हमारा, विच इज 6 स्ट्रिंग ओपन, तो वो कहाँ मिलेगा? यहाँ पे। अब यहाँ पे कैसे? ये भी हमारा ई होता है, मैं आपको पहले वेरीफाई करवा देता हूँ। इधर ई के नीचे क्या आएगा? डी, डी के नीचे ये सी, सी के नीचे बी, बी के नीचे ए के नीचे जी, जी के नीचे एफ और एफ के नीचे ई। तो अगर आपने नोटिस किया हो, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा गैप ई है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब ये समझने का बहुत आसान तरीका है जो मुझे किसी ने नहीं बताया, तो ये नॉलेज मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। अब आपको समझना क्या है कि सपोज आपका जो भी नोट है, मान लीजिए कि वो ई है इस लाइन पे। अगर आपको इसी नोट का हायर या लोअर ढूंढना है तो सबसे पहले हम लोअर देखते हैं। ये नोट अगर लाइन का है तो 3 लाइन स्किप कर दो और तीसरी लाइन के नीचे जो गैप होगा उसमें आपका वो लोअर ऑक्टेव वाला नेक्स्ट नोट मिल जाएगा। हमने क्या किया, ये लाइन पे था तो मैंने 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये तीनों लाइन नीचे स्किप कर दी और इसके नीचे वाला गैप मैंने फिर से फिल कर दिया, तो वही सेम नोट मुझे लोअर ऑक्टेव पे मिल गया। तो हमारा जो 6 स्ट्रिंग ओपन ई होता है वो ये वाला है स्टाफ नोटेशन के ऊपर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से इतने सारे नोट्स ना देखते देखते हम लोग डायरेक्टली कैसे उसी नोट के ऊपर या नीचे वाले ऑक्टेव पर पहुंच सकते हैं। अब ऊपर वाले ऑक्टेव पे कैसे जाएंगे? सेम वही एक्टिविटी करनी है जो हमने नीचे करी है। मतलब हमारा लाइन वाला नोट है तो ऊपर 3 लाइन छोड़ दो, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन और जो लाइन के ऊपर गैप है उसको फिल कर दो। तो ये आपका हो गया ई, जो हमने ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। सो आई होप आपको ये ट्रिक बहुत इजी लगी होगी और आपने झट से इसको समझ लिया होगा। अब एक चीज और बताना चाहूंगा कि हम लोग और नोट्स को कैसे देखेंगे। तो ई के ऊपर है एफ और एफ के ऊपर है ये जी, ठीक है, तो ये हमारा हो गया जी नोट। तो ये जो जी है ये हमारा कौन सा है? जो हम 6 स्ट्रिंग पर 3rd फ्रेट पकड़ते हैं, क्योंकि हमने ई से आगे आना प्रोसीड कर दिया। इट मीन्स अब हम ऊपर चल रहे हैं। तो ये हमारा जो जी नोट है वो आपका ये वाला गैप है जो ई के ऊपर वाला है, क्योंकि ई के ऊपर लाइन एफ है और एफ के ऊपर जी, ठीक है। अब जी का नेक्स्ट ऑक्टेव अगर हम देखें तो वो मिलेगा हमको इधर 4th स्ट्रिंग पर 5th फ्रेट। तो करना क्या है, बस आप इसके ऊपर जाइए, ये आपका गैप है। तो गैप वाले नोट्स में हमको क्या करना है, ऊपर नीचे जाने के लिए 3 गैप्स छोड़ने हैं और गैप के ऊपर या नीचे जो लाइन है उसके ऊपर वो सेम नोट रख देना है। अगर आप लोअर ऑक्टेव देख रहे हैं तो नीचे चले जाइए, हायर ऑक्टेव देख रहे हैं तो ऊपर चले जाइए। तो ये जो हमारा जी है 6 स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, इससे लो जी हमारे पास गिटार पर नहीं है अनटिल एंड अनलेस हम अपनी स्ट्रिंग को लूज कर दें या फिर लोअर ट्यूनिंग्स पर कर दें, ठीक है। तो अगर इससे लो जी नहीं है अभी के लिए तो हम नीचे नहीं जाएंगे, हम लोग देखेंगे कि हमारा हायर ऑक्टेव जी कहां पर है। तो वो है हमारा 4th स्ट्रिंग 5th फ्रेट। तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे, आपको ये देखना है कि आपका ये वाला जो जी है ये गैप पर है। तो आपको अब क्या करना है कि आपको 3 गैप छोड़ने हैं। जैसे हमने लाइंस में 3 लाइंस छोड़े थे, तो अब आप 3 गैप छोड़िए। ये गैप छोड़ा, ये गैप छोड़ा, ये छोड़ा, अब ऊपर आ गया इधर जी। सो गाइज, आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आप स्टाफ नोटेशंस पर किसी भी नोट को ऊपर या नीचे कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, उनके ऑक्टेव्स किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट गाइज, अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट चीज, किस तरीके से स्टाफ नोटेशंस पर आपको शार्प्स या फ्लैट समझने हैं। तो अभी तक अगर आपने नोटिस किया होगा कि इसमें एक भी नोट शार्प नहीं दिख रहा है या एक भी नोट फ्लैट नहीं दिख रहा है। तो अब शार्प दिखाने के लिए हमको करना क्या होता है कि जो भी नोट हमको शार्प प्ले करना है उसको हम शार्प बना देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया कि मैंने एफ को एफ शार्प बना दिया। इट मीन्स अब इस नोटेशन में जो भी मैं एफ प्ले करूंगा वो एफ नहीं होगा, वो एफ शार्प होगा, चाहे वो मैं कहीं भी प्ले करूंगी। तो अब ये जो हमारा म्यूजिकल पीस होगा ये हो जाएगा जी मेजर स्केल के ऊपर, क्योंकि जी मेजर स्केल हमारा ऐसा स्केल होता है जिसमें एक शार्प होता है और वो होता है एफ शार्प। आपको अगर इस चीज में कंफ्यूजन है तो आप मेरी सर्कल ऑफ फिफ्थ की वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने ये चीज इन डेप्थ एक्सप्लेन करी है। तो मान लीजिए अगर मैं जी मेजर स्केल के ऊपर कोई पीस प्ले कर रहा हूं, ठीक है, तो मैंने ये बजाई जी मेजर कॉर्ड। जी मेजर कॉर्ड में हमारे पास क्या क्या नोट्स होते हैं, जी, बी और डी। ये आप समझ सकते हैं ट्रायड्स वाली वीडियो से। तो वो कैसे लिखी जाएगी इस नोटेशन के ऊपर, सबसे पहले है ये हमारा जी इधर। अगर आप एग्जैक्ट यही कॉर्ड लिखना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले जी नीचे देखना पड़ेगा, क्योंकि हम इस जी नोट को प्ले कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जी नोट कहाँ मिलेगा हमको, ये लाइन है तो 3 लाइन छोड़ दो, 1 2 3 और ये रहा जी, ठीक है। उसके बाद उसके ऊपर वाला बी। अब ये जो बी हमको मिलेगा वो इसी जी के ऊपर वाले गैप में मिलेगा। तो बेसिकली हमारा ट्रायड एक के बाद एक बनता जाता है। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा डी, तो ये डी हमको मिलेगा इसके ऊपर वाले गैप में। हमेशा ट्रायड्स या कॉर्ड्स इसी तरीके से बनते हैं कि अगर आपका जो रूट नोट है वो किसी गैप पर है तो आपके जो अगले 2 नोट्स होंगे वो उसी के ऊपर वाले गैप्स पे आएंगे, या अगर लाइन पे है तो उसी के अगले 2 नोट्स अगली 2 लाइंस पे आएंगे। तो ये आपका हो गया जी बी डी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या रखेंगे,
थर्ड स्ट्रिंग जी, तो थर्ड स्ट्रिंग जी हो जाएगा इधर इस वाली लाइन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग अगर ओपन बी प्ले कर रहे हैं तो हमारा वो हो जाएगा इसके ऊपर इधर, और लास्ट में हायर जी, तो हायर जी कहाँ हो जाएगा, एफ के ऊपर वाले गैप में ये। तो इस तरीके से हम लोग अपनी जी मेजर कॉर्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। मान लीजिए हम लोग इसके अंदर जी मेजर के साथ हम बजा रहे हैं जी मेजर सेवन्थ कॉर्ड, तो जी मेजर सेवन्थ में हमारा आ जाता है एफ शार्प नोट। तो एफ शार्प नोट के लिए हम लोग अब इस जी को रिप्लेस कर देंगे इस एफ शार्प से, तो इसको नीचे उतार देंगे। तो अब आप नोटिस करिए कि हमने जो एफ नोट यहाँ रखा है वो एफ नहीं है, वो एफ शार्प है। तो इस तरीके से आप अपने शार्प्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टाफ नोटेशन के अंदर। अब मान लीजिए एक और चीज कि मैंने एफ शार्प के बाद बजाना है जी सेवन्थ कॉर्ड, तो उसके लिए क्या करना होगा, जो एफ शार्प सेवन्थ नोट है उसको हम फ्लैट कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमने क्या किया कि एफ शार्प की जगह एफ नोट रख दिया। तो अब उसको स्टाफ पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज हम यहाँ पर रख रहे हैं जी बी, और ये मैं डी यहाँ नहीं बजा रहा हूँ। अगर इन केस मैं सेकंड स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट रखता हूँ तो हमारा डी नोट आ जाएगा जो ये है इधर। अगर नहीं रख रहा हूँ तो हमारा यहाँ पर बी इधर ही है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ शार्प को हमें बनाना है एफ, तो ये जो एफ शार्प होगा इसके सामने हम एक सिंबल बनाएंगे इस तरीके से, ये ऐसा सिंबल होता है, एक ऐसे चेयर और एक ऐसे चेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये वाला जो स्पेसिफिक एफ शार्प नोट प्ले किया है उसको आपने इस सिंबल की हेल्प से फ्लैट कर दिया। इट मींस आपका जो एफ शार्प नोट था वो अब ये सिंबल लगने के बाद एफ हो गया है। बट ये खाली इसी के लिए हुआ है, आगे जितने भी नोट्स आपके होंगे वो एफ शार्प ही होंगे। तो आपको अगर आगे एफ ही प्ले करना है तो हर एफ के सामने आपको ये सिंबल लगाना पड़ेगा। सो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो गाइस आज की वीडियो में मैं इतना ही कवर करने वाला हूँ, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं समझाने के लिए। अगर मैं सारी चीज़ें आज ही वीडियो में कर दूंगा तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके बाउंस हो जाएंगी। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलने वाले हैं। सो आई गेस इस टॉपिक को मैं शायद 2 या 3 पार्ट्स में कवर करूंगा। तो ये था हमारा आज का पहला पार्ट। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो आई होप आपको आज ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको इसमें काफ़ी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को भी हिट कर दें, ताकि इसी तरीके से आप और भी वीडियोस देखते रहें और गिटार और म्यूजिक थ्योरी को अच्छे से सीखते रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप लर्निंग गिटार एंड म्यूजिक एट मेटल कैट म्यूजिक।